हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, सीआरपीसी 1973 यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के वीडियो सीरीज में हम कई सारे वीडियो अब तक लेकर आए हैं। हमने चैप्टर 1 के बारे में बात की, चैप्टर 2 के बारे में बात की, बेसिक्स को हमने समझ लिया है। साथ ही हमने इन्वेस्टिगेशन भी पहले ही कवर कर ली थी और लोकल जुरिडिक्शन भी कवर कर लिया, जिससे आपको ऑफेंस से रिलेटेड प्रोविजन समझ में आए। आज हम कोर्ट्स की पावर के बारे में बात करें, किस कोर्ट की कितनी पावर होंगी। आपके प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, जो चैप्टर 3 है ये पावर ऑफ कोर्ट्स की बात करता है, जो सेक्शन 26 से 35 तक दिया गया है। और आपका जो अध्याय 3 जो न्यायालय की शक्तियों के बारे में बात करता है, धारा 26 से 35 तक। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में कवर करेंगे, तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनको भी बेनिफिट मिलेगा और इंग्लिश वालों को भी। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपने बेर एक्ट में हाईलाइट कर लें, अपने नोट्स में भी नोट डाउन कर लें। देखिए, जो कोर्ट्स की पावर हैं ये चैप्टर 3 आपका सीआरपीसी का इसके बारे में प्रावधान देता है। अभी इसमें आपको देखना क्या क्या है, इस वीडियो में हम क्या क्या देखें। देखिए, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल, भाई कौन से कोर्ट हैं जिनके द्वारा कौन से ऑफेंस ट्रायबल होंगे। जजेस और मैजिस्ट्रेट्स जो हैं, भाई जजेस कहाँ बैठते हैं, सेशन कोर्ट एंड अबो में। मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स कहाँ होती हैं, सब डिवीजन में। तो भाई कौन सा मैजिस्ट्रेट कौन सा जज कितनी सज़ा दे सकता है, उसकी सज़ा देने की शक्ति क्या है। साथ ही आपका सेंटेंस कैसे मिलेगी अगर आपको भी डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन हो गया, क्योंकि आपने आईपीसी में पढ़ा है कि आईपीसी में पनिशमेंट कैसे मिलती है। जो पनिशमेंट होती है वो कैसे मिलेगी कि भाई आपको इतने साल की सज़ा, ईयर्स, मंथ्स जो भी है, प्लस और फाइन, या फिर ओनली फाइन या बोथ, इस तरह से आपको सज़ा मिलती है। तो जो ये फाइन है, अगर ये आपने नहीं किया तो ये होगा, यहाँ पे आपको आईपीसी की धारा 63 से 70 तक जो फाइन के प्रावधान हैं वहाँ भी उनको भी साथ में पढ़ना है। और लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर भाई सेवरल ऑफेंसेस हैं, एक से ज़्यादा ऑफेंस हैं, तो उस दशा में सेंटेंस कैसे दी जाएगी। तो ये सारे के सारे प्रावधान जो हमें मिलते हैं ये आपको 26 से 35 तक मिलते हैं। तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम टाइम बनते हैं। अभी हम सेक्शन 26 देखते हैं, बेर एक्ट का। कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल। देखिए, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड, भाई जो दूसरे प्रोविज़न दे रखे हैं कोड में उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी ऑफेंस जो आईपीसी में बताया गया है, तो ऑफेंस एक वर्ड यूज हुआ है आईपीसी में। ऑफेंस कहाँ हुआ है, सेक्शन 40। किसका सेक्शन 40, आईपीसी का, जो किसकी डेफिनेशन देता है, ऑफेंस की। देखिए, यहाँ पे क्राइम वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ है, जबकि हम कहते हैं क्राइम हो गया, क्राइम हो गया, लेकिन आपकी आईपीसी में एक वर्ड यूज हुआ ऑफेंस। और आपका भी सीआरपीसी यही कहता है कि हम उन्हीं की सज़ा का प्रावधान देते हैं जिनको आईपीसी ऑफेंस बताती है। तो जब कोई भी ऑफेंस जो आईपीसी में डिफाइंड है ऑफेंस के तौर पे, उसे हाई कोर्ट ट्राई कर सकता है। अब हाई कोर्ट के साथ साथ जब पढ़ें तो आप इसमें सेक्शन 407 ऑफ आईपीसी सीआरपीसी भी पढ़ें, जो बात करता है ट्रांसफर ऑफ सूट्स की। हाई कोर्ट की क्या पावर है ट्रांसफर ऑफ सूट में। कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकता है, या फिर कोई दूसरा कोर्ट जो फर्स्ट स्केड्यूल में दिखाया गया है। देखिए, जो हमने पहले भी बात की थी, स्केड्यूल 1 जो है सीआरपीसी का, वो आपको किस किस चीज़ की जानकारी देता है। देखिए, वो आईपीसी प्लस सीआरपीसी के बारे में आपको बताता है एक साथ। मैं कहता हूँ कि अगर आपको सीआरपीसी पढ़नी है तो स्केड्यूल 1 को सबसे पहले पढ़ें। ये आईपीसी के बारे में क्या क्या बताएगा, ये बताएगा कि उस चीज़ जो ऑफेंस का कौन से सेक्शन में आता है, ऑफेंस क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या है। ये प्रोविज़न देगा 3, किसके बारे में, आईपीसी के बारे में। अब फर्दर ये क्या करेगा, ये फिर सीआरपीसी की भी उसी में बात करेगा आगे, इसी ऑफेंस की। मान लो जैसे अभी इसने बता दिया 379 में थेफ्ट है, थेफ्ट की पनिशमेंट 3 साल या फाइन, और दोनों हो सकती हैं। अभी सीआरपीसी से रिलेटेड क्या बताएगा, यहाँ पे सीआरपीसी से रिलेटेड क्या बताएगा कि वो बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, और आपका ट्रायबल बाय विच मैजिस्ट्रेट, कि कौन से मैजिस्ट्रेट के द्वारा वो ट्रायबल है।
तो आपको जब देखना होता है कि किस मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गो टू फर्स्ट शेड्यूल। जैसे अगर हम 379 की ही यहाँ पे बात कर लें, तो 379 जो है यहाँ पे क्या बता देगा उसको कि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। क्या है? नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी पुलिस वाला बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। और ट्राइबल बाई एनी मैजिस्ट्रेट, एनी मैजिस्ट्रेट मतलब भाई वहाँ पे उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी और फर्स्ट क्लास भी, ये पूरी की पूरी चीज़ें जो दी गई हैं आपकी शेड्यूल 1 में दी गई हैं, जो यहाँ बात है फर्स्ट शेड्यूल में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। अभी देखिए ये क्या कहता है कि अगर कोई 376 से रिलेटेड कोई मुकदमा है, जिसमें आप पहले के जो प्रोविज़न आपने पढ़े होंगे आईपीसी में भी बहुत सारे, तो और यहाँ सीआरपीसी के भी जितने आप पढ़ते हैं, तो वहाँ लेडीज से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड सारे ऑफेंसेस बताए जाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 376 की बात की गई है। तो ये क्या कहता है कि भाई किसके द्वारा होना चाहिए? अगर भाई प्रैक्टिकेबल पॉसिबल है, ये मैं हटा देता हूँ, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो वो वुमेन जज होनी चाहिए, यानी कि इट इज शुड बी प्रिजाइडेड ओवर बाय अ वुमन जज, एक लेडी महिला जज होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि जो महिला है, पीड़ित महिला है, विक्टिम जो है, वो अपनी बात आप अच्छे से बता पाए खुल के, क्योंकि भाई अगर पुरुष वहाँ पे कोई होगा, जेंट्स होगा, तो वो उतने खुल के अपनी बात नहीं बता पाएगी। दूसरा बात कहता है कि अगर कोई स्पेशल लॉ है, मान लीजिए कोई, हमने जैसे स्पेशल मैजिस्ट्रेट के बारे में बात की थी, स्पेशल मैजिस्ट्रेट कहाँ बैठते हैं? स्पेशल कोर्ट में बैठते हैं। स्पेशल कोर्ट कहाँ कैसे बनती हैं? किसी स्पेशल लॉ से बनती हैं, तो वो स्पेशल कोर्ट उसको डील करेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी लेबर कोर्ट होती हैं, ठीक है, आपके ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो ये सारे क्या है, अगर किसी अदर लॉ में जहाँ कोई कोर्ट स्पेसिफाई की गई है, तो वो कोर्ट उसका ट्राई करेगा। और इन केसेस की अपील भी कहाँ होती है? हाई कोर्ट में होती है। तो यहाँ लिख लीजिए, हाई कोर्ट के साथ 407 पढ़ना है, कोर्ट ऑफ सेशन के साथ 323 पढ़ना है। ये मैं सीआरपीसी के सेक्शन बता रहा हूँ भाई। 323 क्या है? कमिट की बात करता है कि जब व्हेन द केस विल कमिट टू द सुपीरियर कोर्ट, जब लगता है कि भाई आफ्टर इंक्वायरी एंड ट्रायल कि भाई ये तो सज़ा इसको ज़्यादा मिलनी चाहिए, तो उस वक्त वो कमिट कर सकता है हायर कोर्ट में उसको, कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ अगर इंटरलिंक करके पढ़ेंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 27, ज्यूरिडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल। देखिए जुवेनाइल जस्टिस जो है, अभी जब निर्भया वाला जो केस आया था, तो निर्भया वाले केस में ये बात आई थी कि उसमें एक जो एक्यूज था वो 18 साल से कुछ महीने कम था, तो वहाँ पे उसने कानून की इस कमज़ोर कड़ी का बड़ा फ़ायदा उठाया और बाद में इसको 18 साल कर दिया गया अमेंडमेंट से। सीआरपीसी यहाँ पे क्या कहता है कि एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट। भाई अगर जो ऑफेंस डेथ और इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल नहीं होना चाहिए, और उसको जो है जिस व्यक्ति को लाया जाता है, लड़के को, वो 16 ईयर से कम होना चाहिए। ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इज अंडर द एज ऑफ 16 ईयर्स, अगर वो 16 साल से कम है, ये मैं सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसको सीजेएम जो है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है, वो उसका ट्रायल कर सकता है। या फिर कोई एनी स्पेशली एम्पावर्ड कोर्ट, चिल्ड्रन एक्ट जो है, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, अभी 2015 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था, तो इसके लिए जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं अलग से, वो डील करती हैं। तो यहीं पे देखिए एक चीज़ और हम कर लेते हैं बात, कि अभी हमने कहा एक केस लिखिए यहाँ पे, रघुवीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये आपका 1981 का केस है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया था, सेक्शन 27 से केस रिलेटेड है, और यहाँ पे कहा था कि जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है, ये प्रिस्क्राइब कर देता है स्पेशल प्रोसीजर को, यानी कि जो आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, यही प्रिस्क्राइब कर देता है एक स्पेशल प्रोविज़न कि उसको कैसे डील करना है। तो यहाँ पे क्या है, जो सेक्शन 5 हमने पढ़ा था सीआरपीसी का, वो क्या करेगा भाई, वो कहता है कि आपके जो सेविंग की बात वो करता है कि वहाँ पे नहीं, जहाँ पे स्पेशल लॉ है वहाँ सीआरपीसी प्रिवेल नहीं करेगी। तो कोर्ट ने कहा था कि जो ये एक्ट है ना भाई, एक हरियाणा चिल्ड्रन एक्ट भी था यहाँ पे 1974 का, उसके तहत था। तो वहाँ कहा था कि जो स्पेसिफिक प्रोविज़न है ना, अगर वो कंट्रेरी हैं, तो वहाँ पे जो होगा वो स्पेशल कोर्ट ही उसको डील करेगी।
ये केस भी नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट केस है। चलिए सेक्शन 28 पे चलते हैं। ये MCQ के लिए ना, इसको ना अपने सामने दीवार पे एक पेपर पे लिख के चिपका लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 28 और 29 से एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है कि कौन सा जज और कौन सा मैजिस्ट्रेट कितनी पनिशमेंट दे सकता है। हाई कोर्ट देखिए क्या कर सकता है, कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, इंक्लूडिंग डेथ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस मतलब एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, जो हमारे लीगल सिस्टम में दी गई है, IPC में जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है वो हाई कोर्ट दे सकता है। अभी यहाँ पे देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें सेशन जज और एडिशनल सेशन जज तो है, लेकिन लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि सेशन कोर्ट की पावर है। तो ये पावर जो दूसरे वाली सेशन कोर्ट की नहीं है, ये सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की है। और वो क्या है, कोई भी पनिशमेंट पास कर सकते हैं जो लॉ से ऑथराइज है। तो हाई कोर्ट में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, एक डिफरेंस है, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे। ये आपकी जो कंडीशन है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लें। एनी सेंटेंस ऑफ डेथ, अगर वो डेथ सेंटेंस देता है तो भाई वो क्या है, सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाई हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट कन्फर्म करेगा। ये आप कहाँ पढ़ते हो, 366 CRPC और 368 CRPC, ये दोनों में सेक्शन क्यों लिख रहा हूँ, देखिए 366 में है भाई कन्फर्मेशन के लिए भेजने का प्रावधान, और 368 में है पावर। तो इससे रिलेटेड भी कई बार एक क्वेश्चन आता है MCQ, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डायरेक्ट 366 को टिक कर देते हैं। अगर पावर की बात की गई हाई कोर्ट की तो 368 को टिक करना आपको, और कोर्ट ऑफ सेशन की बात की गई है तो वो 366 को टिक करना है। वो कोर्ट ऑफ सेशन कैसे भेजेगा वो बताया गया है। अभी जो असिस्टेंट सेशन जज है, इसको हमने इंक्लूड नहीं किया था वहाँ पे, तो असिस्टेंट सेशन जज भाई 10 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता, मैक्सिमम 10 ईयर्स। ठीक है, ये आप याद रखिए। ये आपकी जो 28 है ये सेशन कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। अभी आ जाइए 29, जो बात करेगा किसकी, मैजिस्ट्रेट कोर्ट की। जो मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट हैं वो कहाँ होती हैं भाई, आपकी सब डिविजन्स में होती हैं। हमने टेरिटोरियल डिवीजन में पढ़ा था, कहाँ होंगी, सब डिविजन्स में। सेशन डिवीजन में सब डिवीजन होती है। तो सबसे ऊपर CJM बैठता है, उसके आगे नीचे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है। ये आपकी हायरार्की होती है। CJM के साथ में एडिशनल CJM भी बैठता है। ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में हायरार्की होती है। तो यहाँ पे जो CJM साहब है ना, ये 7 साल से ज़्यादा सज़ा प्रावधान नहीं दे सकते, यानी कि मैक्सिमम 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं। कितनी दे सकते हैं, 7 ईयर्स। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, वो कितनी दे सकता है, वो दे सकता है आपका 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान। यहाँ 7 साल था, 7 3, और फाइन जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 10,000 रुपीज़ और बोथ। और जो आपका मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, ये 1 साल तक की सज़ा और आपका 5,000 रुपये तक का जुर्माना, ये सज़ा के प्रावधान है। यानी कि जो CJM है भाई, CJM को ऐसे लिखिए 7 साल, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भाई आपका 3 साल और 10,000 रुपये जुर्माना, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल और 5,000 रुपये तक का फाइन। और जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पावर ही रखता है सारी की सारी। देखिए फ़र्क सिर्फ यहाँ इतना है कि ये बेचारा मेट्रोपॉलिटन एरिया में है और ये नॉर्मल उसमें है। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो है वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है। मेट्रोपॉलिटन के बारे में फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। 2K में इसकी मेट्रोपॉलिटन एरिया की डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन 8 डिफाइन करता है, सेक्शन 16 में इसका प्रोविजन दिया गया है कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स कैसे बनेंगी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में। तो ये साथ साथ जब भी कुछ ऐसी चीज़ है तो साथ में रिपीट करते रहिए। और जो जुडिशियल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के बराबर उसकी पावर्स होंगी। इसको इतना याद रखिए, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोई क्लास नहीं होती है, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, तो उसकी पावर्स जो होंगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगी। यानी कि ये भी आपका जो है 3 साल तक की सज़ा और आपका 10,000 रुपये तक का फाइन लगा सकता है। ये आपका याद रखना है इसमें।
ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू बेस, तो इनको प्लीज़ बहुत अच्छे से याद करें। अभी आ जाते हैं हम सेक्शन 30। देखिए सेक्शन 30 को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी क्या कहता है कि भी लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड अवार्ड दोनों अवेलेबल, यानी कि आपका डिफॉल्ट ऑफ फाइन की बात करता है। डिफॉल्ट ऑफ फाइन कब होगा? जब आपको जो पनिशमेंट है आपकी वो कैसे अवार्डेबल हो भाई, उसमें आपको पनिशमेंट तो मिलेगी मिलेगी प्लस आपको फाइन भी मिले, दोनों से अवार्डेबल हो उस कंडीशन में। इसको मैं एक एग्जांपल से लेता हूं कि मान लीजिए आपके ऊपर 379 के तहत मुकदमा चला, आपको 3 साल तक की सज़ा दी गई है, लेकिन वहाँ पे 2 साल की सज़ा प्लस आपको 1000 रुपये फाइन कर दिया गया, जिसमें मैजिस्ट्रेट ने ट्राई किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने ये 1000 रुपये का फ़ाइन जो है नहीं पे किया, आपने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं भरता इस फाइन को। तो ये जज साहब यहाँ पे क्या करेंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने अगर ट्रायल किया है तो वो क्या करेंगे कि 379 में कितना प्रावधान है, मैक्सिमम सज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, मैक्स सज़ा कितनी है 3 साल की है, तो इसके डिफ़ॉल्ट में इसका 1/4। यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, वो इसका 1/4 लगाने लगते हैं। नहीं, जो अवार्डेड है पनिशमेंट है वो नहीं, जितनी मैक्सिमम दी गई है। तो 3 साल का अगर आप निकालेंगे तो कितना हो गया, 9 मंथ्स हो गया ना। अभी जो उसकी पनिशमेंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 years and 9 months, और ये इसके कनकरेंट नहीं चलेगी, इसके प्लस में जाएगी। तो मैंने आपको सेक्शन 65 इतना सा यही समझा दिया है। आप आईपीसी खोल के बेर एक्ट खोल के पढ़ भी सकते हैं। ये कहता है कि जब 1/4 से ज़्यादा नहीं होगी, किसकी 1/4, जो मैक्सिमम उस ऑफेंस के लिए फिक्स की गई है। अभी 30 क्या कहता है सीआरपीसी का, वो भी देख लेते हैं कि द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट में अवार्ड सच इम्प्रिजनमेंट इन द डिफॉल्ट ऑफ फाइन एज अथोराइज बाय लॉ। तो लॉ में कैसे ऑथराइज है भाई, वो आईपीसी का सेक्शन 65 बता रहा है। अब यहाँ प्रोवाइजो भी दे दी उसने, क्या प्रोवाइजो दिया कि इट इज नॉट इन एक्सेस ऑफ पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। अब मान लीजिए ये यहाँ पे जो है 10 साल की सज़ा होती, 10 साल की सज़ा होती तो अराउंड 30 मंथ्स को वहाँ पे बन जाता टोटल। तो सेक्शन 29 में जो लिमिट दी गई है वो अगर आप देखें जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास तो इसे ऊपर नहीं दे सकता 1 साल से, तो 1 साल से ज़्यादा हो गए, तो वो सेक्शन 29 की जो पावर है उससे एक्सेस नहीं होगी। ये यहाँ पे 2 कीवर्ड हैं आपके। दूसरी कंडीशन यहाँ पे है कि जहाँ इम्प्रिजनमेंट अवार्ड की गई है ऑफ द सब्सटेंटिव सेंटेंस एज ए पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस एक्सीड 1/4। तो यहाँ भी ये क्या कह रहा है कि 1/4 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, 1/4 तो होनी चाहिए, लेकिन वो उससे 29 से एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए। अगर जो इम्प्रिजनमेंट अवार्ड की गई अंडर दिस सेक्शन में भी इन एडिशन, अगर ये पहले वाली सजा के यहाँ पे हमने क्या कहा 2 साल और 9 महीने इन एडिशन है, तो जो इम्प्रिजनमेंट होगी टोटल यानी कि 2 साल 9 महीने होगी। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो ऑथराइज है 3 साल के लिए, तो भैया वो दे सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे मान लो हो जाता 13 महीने हो जाता किसी वजह से, या 14 महीने हो जाता, तो ये 3 साल से प्लस में चला जाता, तो फिर जेएमएफसी साहब नहीं दे सकते। यानी कि जो सज़ा इसके बाद दी जाएगी वो सेक्शन 29 को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये सेक्शन 30 कहता है। क्लियर हो गई आपको बात। अभी आ जाते हैं 31 पे। देखिए 31 के साथ आपको क्या पढ़ना है, आपको आईपीसी पढ़नी है सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी। देखिए दोस्तों आईपीसी का प्रोसीजर है ये आपका सीआरपीसी, तो आपको इसके साथ साथ चलना पड़ेगा, आपको दोनों एक्ट साथ में पढ़ने पड़ेंगे। देखिए जो 71 बात करता है ये आपको बताता है कि लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए किसी ने किसी को 1 डंडा मारा, 2 मारे, 3 मारे, 4 मारे, 5 मारे, 6 मारे, ऐसे करके 50 डंडे मार दिए। तो इसने उसको क्या किया, हर्ट कॉज की। वो देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन इंजरीज की वो ग्रीवियस हर्ट है या नॉर्मल हर्ट है।
तो आप क्या उसको हर डंडे के लिए अलग अलग अगर पनिशमेंट देंगे तो कितनी होगी, 50 पनिशमेंट हो गई। इस तरह से 50 को मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत ज़्यादा सज़ा हो जाएगी, वो तो लाइफ में पूरी नहीं कर पाएगा। तो अगर वो कोई ऑफेंस सेवरल पार्ट्स का बना है, मल्टीपल पार्ट से बना है, जैसे कोई चोरी करने घुसा तो उसने भाई फूलदान चुराया, सूटकेस चुराया, कुछ और चुराया, तो चोरी तो हर एक चीज़ की अलग चोरी तो है, लेकिन ये पूरा जो पार्ट है ये सारे एक ही क्राइम को बनाते हैं, थेफ्ट को, तो उसे थेफ्ट में ही डील किया जाएगा और 379 में वो डील हो। अब मान लीजिए किसी स्पेशल लॉ में कि किसी ने पहले एक मर्डर कर दिया और फिर उसने थेफ्ट कर ली, तो यहाँ पे क्या लॉ में दोनों ऑफेंसेस अलग अलग हो गए हैं आपके। तो ऐसे केसेस में तो क्या है कि सेपरेट पनिशमेंट मिलेगी और ऐसे केसेस में सिंगल पनिशमेंट मिलेगी। यही आपका 71 कहता है। अभी 31 की डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। देखिए 31 कहता है कि व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड एट वन ट्रायल फॉर 2 और मोर ऑफेंसेस, एक ही ट्रायल में एक से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए ट्रायल चल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, सेंटेंस हिम फॉर सच ऑफेंसेस टू सेवरल पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड देयरऑफ व्हिच सच कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। लेकिन मान लीजिए पहले ऑफेंस के लिए 2 साल था, दूसरे ऑफेंस के लिए 3 साल था और तीसरे ऑफेंस के लिए 7 साल था, और सीजीएम साहब यहाँ ट्रायल कर रहे हैं, तो सीजीएम कितनी सब मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हैं, 7 साल की दे सकते हैं। तो यहाँ पे जब वो देने लगेंगे तो इनको अलग अलग देखा जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि 2 + 3 + 7 12 हो गया जी, और 12 तो सीजीएम की लिमिट में नहीं, तो सीजीएम ट्राई नहीं कर सकता 29 के हिसाब से, ऐसा नहीं है। ये सेपरेट ऑफेंस की पनिशमेंट उसकी लिमिट में आनी चाहिए, पहली बात तो है ये। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि अगर वो कॉन्सेक्टिव सेंटेंसेज हैं, इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर कोर्ट बाय रीजन ओनली ऑफ द एग्रीगेट पनिशमेंट ऑफ सेवरल ऑफेंसेज बीइंग इन एक्सेस ऑफ द कॉम्पिटेंट टू। भाई मान लीजिए वो जैसे इसने वही बात जो मैंने आपको बताई, वही बात ये कह रहा है कि अलग अलग ऑफेंसेज अगर एग्रीगेट में ज़रूरी नहीं है कि उसकी लिमिट को क्रॉस करें। प्रोवाइजो यहाँ पे एक है कि नो केस सच पर्सन बी सेंटेंस फॉर लॉन्गर देन 14 ईयर्स। भाई जैसे हमने पढ़ा 2 + 3 + 7, ये मिला के 14 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। देखिए इसके पीछे भी एक रीज़न है। सीजीएम कितनी दे सकता है, 7 साल की दे सकता है ना। अब देखिए सेकंड प्रोवाइजो पढ़िए, आप क्लियर हो जाएगी। द एग्रीगेट पनिशमेंट शैल नॉट बी ट्वाइस, ये क्या वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, ट्वाइस। सीजीएम कितनी दे सकता था, 7 साल, इसका ट्वाइस कितना हो गया, 14 ईयर्स, इसीलिए यहाँ पे इसको माना जाता है। यानी कि किसी भी हाल में जो ये 14 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके 29 से ज़्यादा, मतलब सॉरी उसके ट्वाइस से भी ज़्यादा नहीं होना जितनी वो 29 या 28 में ऑथराइज है देने के लिए। अगर अपील के पर्पज में मान लीजिए कहीं पे अपील की जानी है, तो भैया अपील के लिए जो है वो ये 2 + 3 + 7 कितना हो गया था, 12 ईयर्स। इसे एक ही दंडादेश माना जाएगा, सिंगल पनिशमेंट माना जाएगा। अपील के पर्पज में इसे सिंगल पनिशमेंट माना जाएगा, ये आपका सब सेक्शन 3 कहता है। अभी सेक्शन 30 के और 31 के केस लॉ देखेंगे हम, दोनों सेक्शन हमने पढ़ लिए। देखिए 30 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, छज्जूराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। छज्जूराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1972 का केस है। हम दोनों के केस लॉ पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कोर्ट ने क्लियर कर दिया था, अगर कभी सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी, इनमें कोई कंट्राडिक्शन हो जाती है, सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी विल प्रीवेल, 65 यहाँ प्रीवेल करेगा, नहीं करेगा सेक्शन 30 प्रीवेल करेगा। सॉरी यहाँ मैं वो लिख दिया सेक्शन 30, ये आपको याद रखना है कि सेक्शन 30 ही प्रीवेल करेगा यहाँ, ना कि आईपीसी का सेक्शन प्रीवेल करेगा। ये बात कही गई थी छज्जूराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। दूसरा केस देखते हैं सेक्शन 31 के लिए, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस मोहम्मद जाफर 1991 का केस है। देखिए इस केस में क्या कहा था कि जब किसी भी व्यक्ति को कन्विक्शन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, कन्विक्शन होता है फॉर सेवरल ऑफेंसेस, यही पढ़ते हैं हम भाई, 71 और 31 दोनों में यही पढ़ते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दी गई थी कि जो कोर्ट है
ट्रायल कोर्ट है, ये ट्रायल कोर्ट को सेपरेट सेंटेंसेस देनी होंगी, सेपरेट सेंटेंस देनी होंगी। सेपरेट सेंटेंस मतलब जैसे कि हमने कहा कि पहला ऑफेंस के लिए इतनी सज़ा, दूसरे के लिए इतनी, तीसरे के लिए इतनी, चौथे के लिए इतनी। अगर मल्टीपल ऑफेंसेस सबके लिए सेपरेट देनी होंगी, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये कंकरेंटली चलेंगी या फिर भाई इसके साथ में प्लस हो एडिशन में चलेगी उसके, तो वो इसके बाद जजमेंट में कोर्ट लिखेगा और कोर्ट को ये चीज़ डिफाइन करनी है, वहाँ पे लिखनी है। कोर्ट हैज़ टू मेंशन दिस कि ये कैसे चलेगा। ठीक है, तो सेक्शन 30 और 31 दोनों के केस लॉ भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी सेक्शन 32 देखते हैं कि मोड ऑफ कन्फेरिंग पावर्स। देखिए किसी जो पावर्स होती हैं अंडर दिस कोड, ये दो ही लोग दे सकते हैं भाई, या तो हाई कोर्ट देगा या स्टेट गवर्नमेंट देगी। जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं, डीएम, एडिशनल डीएम या आपके एसडीएम, इन सबको पावर्स कौन देता है? इन सबको पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट। और कोर्ट ऑफ सेशन को भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर दे दी गई सीजेएम की, ठीक है, एडिशनल असिस्टेंट सेशन जज को दे दी गई, एडिशनल सेशन जज की या सेशन जज की, तो उनको पावर्स कौन देता है? बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस एंड क्लासेज ऑफ ऑफिशियल, तो ये कौन देगा? हाई कोर्ट देगा और भाई आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी। और एवरी सच ऑर्डर विल टेक इफेक्ट, ये पावर कब से मानी जाएंगी? मान लीजिए किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सीजेएम की पावर दे दी गई, तो जिस दिन इसको पता लगेगा, जिस डेट में इसे कम्युनिकेट किया जाएगा, उस डेट से ये पावर इफेक्टेड होंगी। अभी आ जाइए सेक्शन 33 पे, जो बात करता है पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। देखिए ये सेक्शन आपका बिल्कुल ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बस आप एक बार पढ़ लीजिए कि यहाँ भी क्या होता है कि जब कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु इज़ होल्डिंग एन ऑफिस, होल्डिंग एन ऑफिस, तो जो ऑफिस होल्ड कर रहा है इन दी सर्विस ऑफ गवर्नमेंट हु हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय द हाई कोर्ट और द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंसल्टेशन तो होती है हाई कोर्ट से, या कोई पैनल बनता है, डीएम बनाता है सेशन जज से कंसल्ट करके, तो वहाँ पे जो पावर दी जाएंगी वो उसकी थ्रू आउट एनी लोकल एरिया, भाई लोकल एरिया का कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो उस लोकल एरिया में सेम स्टेट गवर्नमेंट रहेगी, तो जब तक हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं देते हैं, तब तक उसकी पावर्स जो हो पूरे एरिया में सेम रहेंगी। ये इतनी सी बात कहता है। 34 है विड्रॉल, भी जो पावर दे सकता है वही ले भी सकता है। तो यहाँ पे दो ही बातें हैं कि हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी मे विड्रॉ, भाई जिसने पावर दी वो ले लेगा, हाई कोर्ट डीएम उससे जुडिशियल अफसर से ले लेगा, स्टेट गवर्नमेंट डीएम या एसडीएम से ले सकता है। या जो सीजेएम है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ये पावर्स किसको देते हैं? सीजेएम देता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को। डीएम साहब किसको देते हैं? एडिशनल डीएम और आपके एसडीएम को। भाई जो पावर दे रखा है, पावर्स और कन्फर्ट, जिसने पावर दी है वो पावर ले भी सकता है। यहाँ पे 34 इतनी सी बात कहता है। 35 कहता है कि मान लीजिए किसी कोर्ट में पहले एक जज साहब बैठते थे इस चेयर पे, अभी जज साहब की कुर्सी होगी खाली, तो इसके बाद जो इनका सक्सेसर इन ऑफिस आएगा, इनके बाद जो आएगा, उसकी पावर वैसी ही होंगी जैसी की पावर इनकी थी। और सीट खाली तो कौन डिसाइड करता है? मान लीजिए किसी असिस्टेंट सेशन जज की सीट खाली होगी, तो सेशन जज डिसाइड करेगा कि कौन बैठेगा उसकी चेयर पे, और जो उस चेयर पे बैठेगा उसी की पावर होगी, यानी कि कुर्सी की पावर होती है। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ जज और मैजिस्ट्रेट में बी एक्सरसाइज और परफॉर्म बाई सक्सेसर इन ऑफिस। जैसे यहाँ पे कोई डिक्री दे के गए, जजमेंट दे के गए, तो उसको आगे वो एग्जीक्यूट करा सकता है, साइन कर सकता है। व्हेन देयर इज एनी डाउट, आपको डाउट आ जाता है कि भी सक्सेसर इन ऑफिस कौन होगा, तो उस केस में एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज और सेशन जज ये डिटरमाइन करेंगे, अगर नीचे कोई मैजिस्ट्रेट कोर्ट का है, कि उस जगह पे कौन आएगा। तीसरा भी कहता है अगर जहाँ पे डाउट है कि कौन होगा सक्सेसर इन ऑफिस किसी मैजिस्ट्रेट में, तो वहाँ सीजीएम डिसाइड करेगा या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि एसडीएम कौन रहेगा, वहाँ पे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कौन बैठेगा। तो ये आपका पावर्स के बारे में था। ये चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आपके
28, 29, 30 और 31 है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट की सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने फ्रेंड्स में भी इसका शेयर करें चैनल को, जिससे ये नॉलेज उनके साथ भी शेयर हो सके। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दें, अच्छा नहीं लग रहे हैं तो कम से कम डिसलाइक ही कर दें। और आई रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन कि प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें, कमेंट करके बताया करें आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी क्वेश्चन पोल वगैरह स्टडी मटेरियल अवेलेबल रहता है, उससे भी आपके प्रिपरेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।